हेलो एस्पिरेंट्स, ये हमारा सीरीज में लेक्चर नंबर 47 और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी का और वो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इस लेक्चर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं यूपीएससी एग्जाम में और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम में, वो सारे के सारे आज हम कवर करेंगे। मैं आपको बहुत सिंपल वे में सारी चीज़ें समझाऊंगी, तो लेक्चर को आपको बहुत ध्यान से देखना है, ओके। और आपको अगर इस लेक्चर की या फिर प्रीवियस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इसे इस तरह से डिज़ाइन किया है जैसे कि माइंड मैप, फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स के फॉर्मेट में, जिससे कि आप कम से कम टाइम में बस कीवर्ड देख के उस चीज़ को रिकॉल कर सके, ओके, बिकॉज रिकॉल इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ओके। तो चलिए अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखने से पहले सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, राइट। अब देखो, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को ऐसे समझो कि ये देखो, ये है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, ओके। अब इसे आप ना एक मशीन के जैसे समझो, ओके। और इस मशीन में कुछ लेट्स से इस मशीन का एक इंजन है, तो ये इस इंजन को आप समझो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इस इंजन में पड़ने वाला, इस गाड़ी में पड़ने वाला जो पेट्रोल है इसे आप समझो प्राइम मिनिस्टर, ओके। और इसे चला कौन रहा है, कौन दिख रहा है यहाँ पे दिख रहे हैं प्रेसिडेंट। कि देखो भाई, प्रेसिडेंट गाड़ी चला रहे हैं, मशीन को चला रहे हैं, देखो। तो देखो, अब इससे एग्जाम्पल से समझते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारी गाड़ी, यहाँ पे क्या है, हमारी गाड़ी यहाँ पे है इंडियन गवर्नमेंट। अब इसे रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं प्रेसिडेंट। तो हम इनको क्या बुलाएंगे, हम इन्हें बुलाएंगे नॉमिनल हेड। क्या बुलाएंगे, नॉमिनल हेड। ये हमने कल भी देखा था, या फिर सेरेमोनियल हेड, जो भी आप बोलना है। और ये मशीन तभी चलेगी, आपको इसको चलाना भी तो पड़ेगा ना, तो अब ये तभी चलेगी जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसको चलाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, पेट्रोल के जैसे है। तो यहाँ पे अगर इसे चलाना है तो हमें लगेंगे प्रेसिडेंट, हाँ बिल्कुल, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारे रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन सी हुई इंडिया की, ये हुई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। समझ में आया आपको, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, क्योंकि ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब नहीं करता कहीं पे कि भाई फुल पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये कैसी होनी चाहिए इन डिटेल्स। जैसे कि आपने ब्रिटेन के कन्वेंशन देखे होंगे, वहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है डिटेल में। यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर किसी लाइन में वगैरह क्वेश्चन में पूछा जाए तो गलती नहीं करना है यहाँ पे। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो देखना ज़रूरी है। अब ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, देखिए। जैसे कि यहाँ पे है, सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 74 क्या कह रहा है। बहुत सिंपल है, हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी देख चुके हैं, आपकी यहाँ पे रिवीजन हो जाएगी और आप कभी नहीं भूलोगे। देखो, 74 ये कहता है, जब भी 74 आपके सामने आए तो आपको याद करना है कि भाई ये स्टेटस के बारे में बात कर रहा है। किसके स्टेटस के बारे में बात कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। यहाँ पे दो बातें बोली है मेनली। पहली बात क्या बोल रहे हैं, पहली बात तो ये बोल रहे हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड विच इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये करेंगे एड प्लस एडवाइस। किसे, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को। ये पहली बात होगी। दूसरी बात क्या हुई, दूसरी ये है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे ये बाउंड होंगे। कैसे होंगे, बाउंड होंगे बाय द एडवाइस। जो इनको एडवाइस दी जाएगी इससे बाउंड होंगे। तो ये कहाँ पे कहा गया है, ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 74 में। समझ में आया आपको, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 75 में क्या हो रहा है, आर्टिकल 75 थोड़ा डिटेल में बात करता है। क्या डिटेल में बात कर रहा है, यहाँ पे बात चल रही है अपॉइंटमेंट की। किसकी अपॉइंटमेंट की बात चल रही है यहाँ पे, ये चल रही है अपॉइंटमेंट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर होंगे ये अपॉइंट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर इनके टेन्योर के बारे में बात करते हैं। टेन्योर के बारे में क्या बात कर रहे हैं, जो मिनिस्टर होल्ड करेंगे ऑफिस, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितने भी मिनिस्टर्स होंगे ये तब तक ऑफिस को होल्ड करेंगे जब तक कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट।
कब तक? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे एक बात समझिए, रियलिटी में क्या होता है, यहाँ पे पेपर में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स में पेजेस में ये लिखा हुआ है कि मिनिस्टर्स होंगे, ये ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पे टेन्योर को एंजॉय करेंगे। लेकिन रियलिटी में इसका मीनिंग ये हुआ कि एज लॉन्ग एज द मिनिस्टर्स और द COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड मेजॉरिटी सपोर्ट इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा में जब तक इनको मेजॉरिटी सपोर्ट मिलेगा तब तक ये बात चलेगी। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? यहाँ पे होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होती है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसके तरफ? लोकसभा की तरफ। समझ में आया? और क्वालिफिकेशन यहाँ पे हमने कल देखा था कि आपको यू मस्ट बी द MP, दैट इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और अगर आप MP नहीं हो तो मतलब हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, डॉक्टर एच जयशंकर का भी एग्जाम्पल दिया था कि आपको मिनिस्टर तो बनाया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक बार मिनिस्टर बना दिया तो आप हमेशा के लिए मिनिस्टर रहोगे। नहीं, आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। कब बनना पड़ेगा? विदिन 6 मंथ्स। कितने कब करना है? विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है। तो एक तो आप राज्यसभा में नॉमिनेट हो जाइए या फिर आप इलेक्ट हो जाइए। समझ में आया? अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि इनको ओथ कौन दे रहा है? तो ओथ देते हैं, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, आई नो, लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है पता है, क्वेश्चंस में आपको ऐसे 3-4 ऑप्शन दे देंगे, फिर एक लाइन में यहाँ पे बोल देंगे कि भाई ये एडमिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो ये गलत नहीं होना चाहिए, आपको ये छोटी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो एडमिनिस्टर कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, यानी कि ओथ ऑफ ऑफिस भी देते हैं ये, इसके साथ साथ ओथ ऑफ सीक्रेसी भी लेते हैं। ओथ ऑफ सीक्रेसी क्या होता है ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। सैलरी और अलाउंसेस जो होते हैं ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है इनकी। ओके, हु डिसाइडेड? पार्लियामेंट डिसाइड्स इट्स। समझ में आया? तो यहाँ पे ये वाला। अब देखो, अब समझते हैं कि एक्सप्लेनेशन जितना भी मैं अगर आपको छोटे इसमें बताऊँ, जल्दी से रिवाइज करती तो मैं ये कहूँगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को बना रहा है, जो कि है ब्रिटिश गवर्नमेंट के मॉडल के ऊपर, राइट। और इस सिस्टम में क्या होता है, हमारे एक रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं जिनकी अथॉरिटी, रियल एग्जीक्यूटिव को आप प्लीज़ कंफ्यूज नहीं करना प्रेसिडेंट के साथ, ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। नॉमिनल यानी कि सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव हम देख चुके हैं। और रियल एग्जीक्यूटिव यहाँ पे कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, विच इज़ हेडेड बाय हु? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं कर रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसी होनी चाहिए। फिर हमने क्या देखा? आर्टिकल नंबर 74 देखा और आर्टिकल नंबर 75 देखा। समझ में आया आपको? अब यहाँ पे गलती बिल्कुल नहीं करना, ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखो, ये फ्रेश पेज ले लेती हूँ, देखिए यहाँ पे आर्टिकल 74 हमने देखा अच्छे से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। अब देखो, ये भी समझना जरूरी है कि भाई इसका पर्पस क्या है, ये ला क्यों रहे हैं आप। तो पर्पस इसका ये है, टू मेक, क्या है पर्पस? टू मेक अवर प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव। बस यही है, घुमा के फिरा कि यही इसका पर्पस है, जिससे कि ये क्या कर सके, असिस्ट कर सके हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। समझ में आया? तो जिससे फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द एडवाइस। और हाँ, लेकिन ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि प्रेसिडेंट कभी कभी जब बिल आता है तो इसे रिकंसिडर के लिए भेज सकते हैं, वो बात आप भूलना नहीं। और इसके साथ साथ क्या है, एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स, जो भी एडवाइस दी जाएंगी मिनिस्टर्स के द्वारा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है, ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे कोर्ट में। क्या ये बात आपको पता है? यहाँ पे लेट्स से बी में ये पॉइंट है कि लेट्स से कि यहाँ पे कोई एक मिनिस्टर्स है, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने कुछ एडवाइस दे दी, तो ऐसा नहीं होगा कि फिर यहाँ पे कोर्ट आएगी और ये क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये एडवाइस आपने क्यों दी। इससे क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करती है कॉन्फिडेंशियलिटी और सुप्रीमेसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव की एडवाइस, नॉट जस्ट एग्जीक्यूटिव की जो एडवाइस होती है उसे, ओके। और आर्टिकल नंबर 75 में एक बात ये ध्यान रखनी है, अपॉइंटमेंट हो रही है हमारी प्राइम मिनिस्टर से, कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। अदर मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट भी कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट सबसे पहले यहाँ पे एडवाइस ले रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर जो है ये बताएंगे हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कि क्या करना है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको मिनिस्टर बनाना है। समझ में आया? अब देखो, यहाँ पे एक साइज लिमिट है, साइज लिमिट समझनी ज़रूरी है। ये साइज लिमिट क्या है, देखिए यहाँ पे लिखती हूँ मैं,
टोटल मिनिस्टर्स जो होते हैं यहाँ पे टोटल मिनिस्टर होने चाहिए लेस देन और इक्वल टू 15% ऑफ लोकसभा। ध्यान से सुनिए, ये किसी स्टेटमेंट में आ गया ना फिर गलती नहीं होनी चाहिए। साइज लिमिट क्या है यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू 15% ऑफ द लोकसभा। ओके और ये लाया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। ओके ये फैक्ट याद होना चाहिए आपको। दूसरी बात, अगर मैं डिसक्वालिफिकेशन की बात करूँ, किसकी बात, डिसक्वालिफिकेशन की, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ये डिसक्वालिफाइड हो सकते हैं, पर किस लिए, फॉर द डिफेक्शन। समझ में आया, तो एनी एमपी डिसक्वालिफाइड फॉर द डिफेक्शन कैन नॉट बी द मिनिस्टर। अगर ये लेट से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इनको अभी डिसक्वालीफाई कर दिया है फॉर द डिफेक्शन, तो फिर ये मिनिस्टर नहीं बन सकते। ये भी चीज़ कहाँ पे बोली गई है पता है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। यहाँ पे टीन्योर क्या रहेगा इनका, मिनिस्टर होल्ड टीन्योर्स ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये हम अभी ऊपर देख चुके हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड द सपोर्ट इन लोकसभा। ओके अब यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये पॉइंट हम देख लिया था। और ओथ कौन देता है, जल्दी से बताइए, हु इज गिविंग द ओथ, हु इज एडमिनिस्टरिंग द ओथ, इट इज़ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑफिस की भी, इसके साथ साथ सीक्रेसी की भी। मेंबरशिप रिक्वायरमेंट हमने देख ली, एमपी की कब तक रहेगी, आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा विद इन द 6 मंथ्स। सैलरी अलाउंस कौन करेगा, हमारे पार्लियामेंट करेंगी। ओके अब देखो आर्टिकल नंबर 70। देखिए मैं आपको बार बार ये चीज़ें पता है क्यों बता रही हूँ घुमा फिरा के, क्योंकि आपको सारी की सारी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ ये आपको याद हो जाए। ओके अब देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 77 क्या कह रहा है। देखो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाएंगे ये फॉर्मली लिए जाएंगे इन द नेम ऑफ अ प्रेसिडेंट। तो 7 का मतलब क्या हुआ, एक्शन हुआ, एक्शन लिया जा रहा है, एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रहे हैं, लेकिन किसके नेम के अंडर, इन द प्रेसिडेंट्स नेम। ओके ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट देखो, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑथेंटिक किया जाता है एज पर द प्रेसिडेंट्स रूल। ओके एज पर द प्रेसिडेंट्स रूल। और जो प्रेसिडेंट होते हैं ही और शी कैन मेक रूल्स फॉर, फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल्स बना सकते हैं, फर्स्ट कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस। तो ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जो रूल्स रहेंगे वो, इसके साथ साथ अलोकेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्डर्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट कर सकते हैं। फिर आता है फिर आर्टिकल नंबर 78। ये सारे आर्टिकल से अगर आपको पूछेगी ना तो इस आर्टिकल के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगी, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। 78 में क्या बोला है, ये बात कर रहा है ड्यूटीज़ ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, ड्यूटीज़ ये कम्युनिकेट करते हैं सारी चीज़ें टू द ऑफ ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसीजन टू द प्रेसिडेंट। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई डिसीजंस लिए हैं तो ये आएंगे सामने हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के सामने जाएंगे, उनको बताएंगे देखिए प्रेसिडेंट सर यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इन्होंने ये सारी चीज़ें डिसीजंस लिए हैं, प्लीज़ आप डिसीजन लीजिए। ओके समझ में आया। अब देखो ये इसके साथ साथ लेट्स से कि हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम, इन्होंने बोला हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ये क्या करेंगे, इस आर्टिकल के अंडर हमारे प्रेसिडेंट को जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड या फिर कोई लेजिस्लेटिव प्रपोजल है लेट्स से, हाँ तो वो सारे रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा ये प्रेसिडेंट को दी जाएगी। ओके सो प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स एज द प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट, प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट किया है, दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये सबमिट करते हैं मैटर्स ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द मिनिस्टर्स टू द काउंसिल इफ द प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट। ओके तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सबमिट हो रहे हैं मैटर्स ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल। अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो ही ये बात होगी, ऐसा कोई कंपल्शन वगैरह नहीं है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 88। अब ये क्या कहता है, ये बात कर रहा है राइट्स की बात कर रहा है। कौन से राइट्स, अब राइट्स को ऐसे 8 के जैसे याद रखो कि ये राइट को R8 ऐसे लिखा तो राइट जैसा लगता है ना, तो ये 8 से ऐसे याद रखो कि भाई 88 आर्टिकल नंबर राइट के बारे में बात कर रहा है। लेकिन किसके राइट्स ऑफ द मिनिस्टर्स इन द पार्लियामेंट, जितने भी मिनिस्टर्स है पार्लियामेंट में उनके बारे में। तो मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं, ओके और ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इनका बोलना और पार्टिसिपेशन करना ये अलाउड है ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी।
यहाँ पे जॉइंट सिटिंग्स भी होगी और पार्लियामेंट्री कमिटीज़ भी कैरी आउट की जाएगी और दे कैन नॉट वोट इन दिस प्रोसीडिंग्स। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब देखो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और वो है आर्टिकल नंबर 74 का। मुझे आपको नेचर समझाना है कि इसका नेचर कैसा है। ओके, अब नेचर समझो। सबसे पहले अगर आर्टिकल नंबर 74 ने किसी तरह से आप प्रेसिडेंट को एडवाइस दिया है लेट से, तो इसका नेचर कैसा है, हाउ इज़ द नेचर। पर्पस तो हम देख चुके हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, ये क्यों होता है वगैरह, लेकिन यहाँ पे एक बाइंडिंग नेचर के बारे में मैंने आपको बात की थी, अगर आपको याद हो तो। बाइंडिंग नेचर, अब ये बाइंडिंग नेचर मतलब क्या है, यहाँ पे एक तो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एक तो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। याद कीजिए कौन सी ईयर में था, 4 + 2 = 6, तो ये क्या हुआ 1976। ये क्या है 4 + 4 = 8, तो 1978 ऐसे याद किया था हमने। तो ये दो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स है ये प्रेसिडेंट को थोड़ी सी बाइंडिंग नेचर का बना देते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट का ये मस्ट है, यहाँ पे मस्ट यूज़ कर रही हूँ मैं, मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन की जाती है। मतलब ये कि अगर एडवाइस दिया गया है तो एडवाइस कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में इसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा एडवाइस को। ये क्या इंश्योर करता है पता है, इंटीमेट एंड कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर हमारी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी हो चुकी है। अब ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है ये देखो। क्या हुआ था, 1971 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इवन आफ्टर लोकसभा डिसॉल्यूशन, लोकसभा का डिसॉल्यूशन हो भी जाता है फिर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये कंटिन्यू करेंगे इन ऑफिस। दूसरी बात ये बोली गई थी कि एक मैंडेटरी आर्टिकल के बारे में बात की गई थी। मैंडेटरी आर्टिकल क्या है, ये कि जो प्रेसिडेंट है कैन नॉट एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर, ये अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते विदाउट एड एंड एडवाइस। अगर करेंगे तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार किया जाएगा, कि ये बोला जाएगा कि नहीं भाई ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपनी एग्जीक्यूटिव पावर तो यूज़ किया लेकिन एडवाइस या फिर मदद नहीं ली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। समझ में आया, इतना ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद और एक बात है, 1974 में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वेर एवर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस प्रेसिडेंट्स सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे बात चल रही है प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन की, तो इट रियली मीन्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आप यहाँ पे ये जो प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हो, अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे तो ये रियलिटी में बैकग्राउंड में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि ये अपने मन से तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, ये तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मन से कर रहे हैं। समझ में आया। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं प्रेसिडेंट को, यहाँ पे है हमारे प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे है हमारे प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं कि देखो ये है लिस्ट ऑफ पीपल, इनको मैं बनाना चाहता हूँ मिनिस्टर। तो फिर हमारी जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे आएगी, चिट्ठी देखेंगी, सारी लिस्ट को देखेंगी और फिर अपॉइंट कर देगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया। जो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको समझ में आना चाहिए कंसेप्ट। ओके, अब देखो कुछ अदर मिनिस्टर्स होते हैं, अदर मिनिस्टर्स ये क्या करते हैं, ये भी काउंसिल, ये तो हमने देख लिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे एडवाइस दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी। तो यूजुअली तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको होना चाहिए, लोकसभा का रहो या फिर राज्यसभा का रहो, फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर कोई नॉन एमपी मेंबर है, लेट्स से ये एक नॉन एमपी मेंबर है, ठीक है, नॉन एमपी, सिर्फ मिनिस्टर इनको बना दिया, अब एमपी तो नहीं है, तो दे ऑल्सो कैन बी अपॉइंटेड। यहाँ पे गलती हो सकती है आपसे, दे कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड, लेकिन फिर यहाँ पे एक कंडीशन लग जाएगी, ही और शी मस्ट बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट विद इन द 6 months। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, इसको अभी भूलना नहीं है, ठीक है। और अगर ये चीज़ नहीं होती है तो फिर क्या होगा, तो इनको जब मिनिस्टर बनाया गया था ना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। ये ही और शी विल नो लॉन्गर बी द मिनिस्टर, ओके, क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने आप को प्रूफ नहीं कर सके। समझ में आया, ये इतना इंपॉर्टेंट है।
अब पार्लियामेंट्री राइट तो हम देख चुके हैं कि मिनिस्टर स्पीक कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस, और वोटिंग इज अलाउड ओनली इन द हाउस दे बिलोंग टू। अगर कोई राज्यसभा से बिलोंग करते हैं तो वो उस हाउस में वोटिंग करेंगे। ओके, ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम देखते हैं ओथ ऑफ द मिनिस्टर्स या फिर सैलरी ऑफ द मिनिस्टर्स। तो ओथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस उतने देखने हैं। जब मैं ओथ की बात करती हूँ तो ये एडमिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस। टू टाइप्स की, दो तरह की ओथ्स होती है, ये समझिए। पहला तो होता है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ अभी के इसी लेक्चर में, एक तो है ओथ ऑफ ऑफिस और दूसरा होता है ओथ ऑफ सीक्रेसी। अब इसे समझते हैं कि एग्जैक्टली मैं क्या कह रही थी। देखो, ये क्या कह रहा है, ओथ ऑफ ऑफिस, अगर लेट से ये कोई इंडिविजुअल है, इनको बनाया गया है, अभी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इनको मिनिस्टर बना दिया है। अब प्रेसिडेंट इनको बुला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि ये है मेरे फेवरेट, इनको बनाइए अब मिनिस्टर। तो ये यहाँ पे आएंगे, ओथ लेंगे। ओथ में ये बोलेंगे कि मैं बेयर करती हूँ या करता हूँ कि आई विल बी वर्क इन ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या करेंगे, अपहोल्ड करेंगे सॉवरेनिटी, है ना, यूनिटी, इंटीग्रिटी, जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें फेथफुली और अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें बोल जाती है। इसके साथ साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अच्छी कर सकते हैं हम फॉर द पीपल, फॉर द राइट्स ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, वो करेंगे बिना किसी डर के, बिना किसी फेवर दिखाए। और समझ में आया कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली गई है। ये है हमारी ओथ। फिर ओथ ऑफ सीक्रेसी भी होती है, साथ में ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एज ए मिनिस्टर मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, आई विल नॉट रिवील और कम्युनिकेट एनी मैटर। किसी भी तरह से अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर है तो उसको मैं कम्युनिकेट या फिर रिवील नहीं करेंगे भाषण में, यहाँ पे वहाँ पे, एक्सेप्ट एज रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड है तो ही, अदरवाइज कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी। ओके, फिर आता है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। 1990 का एक केस देख लीजिए। 1990 में एक केस हुआ था, इस केस को कहते हैं, ये फेमस भी केस है, आप जब पढ़ेंगे तब याद आपको आएगा, देवीलाल वर्सेस डेप्यूटी पीएम। अब यहाँ पे क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया था ओनली पीएम एंड मिनिस्टर्स, लेकिन डेप्यूटी पीएम या फिर अदर टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर्स एक्सेट्रा, जिनके डिस्क्रिप्टिव टाइटल्स होते हैं, दे डू नॉट कन्फर एक्स्ट्रा पावर्स। समझ में आया आपको क्या कहा मैंने? यहाँ पे अगर डेप्यूटी पीएम है या फिर कोई अदर टाइप ऑफ मिनिस्टर्स है, बताया ना मैं यहाँ भी आपको, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव टाइटल्स है, सिर्फ डेप्यूटी पीएम सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टाइटल है, ये कोई एक्स्ट्रा पावर को कन्फर नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि भाई ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, चलो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का अलग से आर्टिकल बनाओ और इनको अलग से प्रोविजंस दो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो, कुछ ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा पावर दो इनको, नहीं है ऐसा कुछ, ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टाइटल्स है। समझ में आया? और जो ओथ आप ले रहे हो यहाँ पे, द ओथ रिमेन वैलिड इफ द सब्सटेंशियल पार्ट इज करेक्ट। ओके, अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, सैलरी और अलाउंसेस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेलिटी के लिए कंप्लीट कर रहे हैं बस। कौन डिटरमाइन कर रहा है इसको? हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि एक बार फिक्स कर दिया हो गया काम, ऐसा नहीं है, टाइम टू टाइम इसको ये देखेंगे सही है कि नहीं है। इसके बाद कंपोनेंट्स देखे जाएंगे सैलरी और पर्स के। मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए सैलरी के लिए। कभी कभी क्या होता है ना, एक्स्ट्रा कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रैंक, बेस्ड ऑन रैंक। ओके, फ्री अकोमोडेशन होता है रहने की जगह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ट्रैवल अलाउंसेस, मेडिकल फैसिलिटीज़, और ये सारी 2001 की रिवीजन है जिस पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ओके, सो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बाकी की जो कंसेप्ट की चीज़ें हैं, स्पेशली जो आर्टिकल्स है, इसे समझना ज़रूरी है। ओके, फिर क्या है, कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भाई डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, तो ऑल द मिनिस्टर्स, जितने भी मिनिस्टर्स है, ऑल द मिनिस्टर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल। लेट्स से ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यहाँ पे ये सारे डॉट्स जो है ये सारे हैं मिनिस्टर्स हमारे इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। ये क्या होंगे, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। कैसे रहेंगे? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे हमारी लोकसभा को फॉर ऑल द एक्ट्स, ओमिशंस एंड कमीशन। ये कोई एक्ट लाते हैं, कोई ओमिशन करते हैं, ओमिशन मतलब कुछ हटा देना, कुछ कमीशन कुछ लाते हैं पार्लियामेंट में, इन सारी चीज़ों के लिए जितने भी ये एक्ट्स ले रहे हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए टू द लोकसभा। अब देखो एक्शन, आपने ये बहुत बार सुना होगा,
इफ देयर इज एक्शन देयर इज कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस है। अब कॉन्सिक्वेंसेस कैसे कैसे हैं, तो देखो, लोकसभा लेट से किसी तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करती है। क्या करती है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये क्या है, हम ये फ्यूचर लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर यहाँ पे पास होती है, देन ऑल द मिनिस्टर, जितने भी यहाँ पे ये डॉट्स है ना, ये सारे मिनिस्टर्स है, इनको क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। मस्ट है ये, मस्ट कीवर्ड है, स्ट्रांग है ये, मस्ट रिजाइन, इंक्लूडिंग राज्यसभा मिनिस्टर्स। समझ में आया? राज्यसभा के मिनिस्टर्स भी इसको रिजाइन करेंगे। अल्टरनेटिवली पता है क्या होता है, जो काउंसिल होती है, दे मे एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा। ये भी हो सकता है, ठीक है, कि काउंसिल खुद ही एडवाइस कर दे प्रेसिडेंट को कि भाई आप डिसॉल्व कीजिए लोकसभा को और फ्रेश इलेक्शन को कंडक्ट कीजिए। ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं। फिर प्रेसिडेंट रिफ्यूज कर सकते हैं इसे। आपने रिक्वेस्ट की है, ठीक है, मान लिया मैंने, लेकिन द एज अ प्रेसिडेंट आई कैन रिफ्यूज इफ काउंसिल हैज द लॉ, इफ काउंसिल हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा बाइंडिंग नेचर है, इसे समझने की जरूरत है। बाइंडिंग नेचर यहाँ पे क्या है? देखो, मैं आपको इस तरह से टॉपिक समझा रही हूँ ना कि मैं चाहती हूँ कि आपको किसी भी तरह से घुमा फिरा के स्टेटमेंट के फॉर्मेट में, कितना भी डिफिकल्ट वे में स्टेटमेंट फॉर्म करे, फिर भी आप आंसर तक पहुँचना चाहिए आपको। ओके, ऐसा नहीं होगा जब आप पेपर सॉल्व करोगे ना और ऑप्शंस देखेंगे, तब ज़रूरी नहीं कि आपको सारे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, लेकिन यू शुड बी एबल टू मैनेज एलिमिनेट करना, या फिर अपनी गट, अगर आप अपनी गट फीलिंग के साथ जा रहे हो तो ये ज़रूरी है कि ये गट फीलिंग आपकी सही हो, और ये चीज़ सही करने के लिए ये अंडरस्टैंडिंग, ये लिंकिंग, ये रिपीटेशन बहुत ज़रूरी होता है। ओके, ठीक है, तो बाइंडिंग नेचर को समझो। अभी यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, लेट्स से यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हमने सारे मिनिस्टर्स देखे, ठीक है। अब ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं, दे मस्ट सपोर्ट कैबिनेट डिसीजन। कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है उनको ये मस्ट है, ये मस्ट है कि ये सपोर्ट करेंगे, मतलब करेंगे, इवन इफ दे डिसएग्री इन मीटिंग्स। अगर ये डिसएग्री करते हैं मीटिंग्स में फिर भी। और मिनिस्टर्स मस्ट डिफेंड डिसीजंस। यहाँ पे जो मिनिस्टर्स है ये अपने जो डिसीजंस है उसको डिफेंड करेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट। अगर ये यहाँ पे डिफेंड नहीं करते हैं या फिर एग्री नहीं करते हैं, डिसएग्री करते हैं, तो यहाँ पे इनको रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो रेजिग्नेशन देना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, एग्जाम्पल देके समझाती हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे ये है कि 1953 की बात है, ठीक है। 1953 में क्या हुआ था, डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ यहाँ पे हिंदू कोड बिल आया था, तब एक चीज़ हुई थी ये। दूसरा CD देशमुख, इनका आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ये कब हुआ था? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पॉलिसीज लाई थी तब। और एक आरिफ मोहम्मद जी का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1986। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके बुक्स में दिए हैं, आप चाहे तो बस इसमें से एक ही एग्जाम्पल याद रखिए, ठीक है। सारी एग्जाम्पल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कुछ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमने तो अभी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, लेकिन हर एक मिनिस्टर का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो देखो, एज ए इंडिविजुअल मिनिस्टर या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है, तो यहाँ पे क्या है इनका, तो ये एज ए मिनिस्टर होल्ड करेंगे ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स प्लेजर। ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं और अभी भी देखा हमने। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इनको रिमूव कर सकते हैं एनी टाइम, बट अगर प्राइम मिनिस्टर इन्हें एडवाइस दे तो यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट है, लेट्स से प्राइम मिनिस्टर को कुछ गड़बड़ी वगैरह दिखी इनकी बारे में, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि भाई इन्होंने कुछ गड़बड़ वगैरह किया है, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि लेट्स से कोई करप्शन वगैरह का चार्ज इनके ऊपर, इनको हटाइए जल्दी से। तो फिर प्रेसिडेंट एनी टाइम कैन रिमूव देम। ओके, और प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क मिनिस्टर्स ऑल्सो, खुद जाके भी मिनिस्टर को बोल सकते कि भाई आप रिजाइन कीजिए, या फिर एडवाइस कर सकते हैं रिमूवल के लिए। ये क्या करता है, ये इंश्योर कर रहा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो बहुत इफेक्टिव होती है। और इसलिए ना हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने एक व्यू भी दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ प्राइम मिनिस्टर हैज़ अ स्टैट्यूटरी स्टेटस टू अपॉइंट और डिसमिस द मिनिस्टर्स। तो ये प्राइम मिनिस्टर को एक तरह से इम्पोर्टेंट पोजीशन देना इस चीज़ के लिए भी ज़रूरी था, जिससे कि हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी क्या कर सके, इंश्योर कर सकते हैं। समझ में आया आपको? अब देखो, एक चीज़ है यहाँ पे जिसे हम कहेंगे नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अब ये क्या है, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक यूके का मॉडल है। यूके का मॉडल ये कहता है कि लेट्स से कि कोई किंग है यहाँ पे और उनका ऑर्डर आया है, तो ये ऑर्डर हम ये प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं बाय द वे, अब यहाँ पे ले रही हूँ तो आपका रिवीजन हो जाएगा। किंग को ऑर्डर आया है, अब इस ऑर्डर को काउंटर साइन किया जाएगा, यानी कि ये काउंटर साइन कौन करेंगे, ये काउंटर साइन करेंगे मिनिस्टर। ये यूके की बात कर रही हूँ मैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिनिस्टर डिसाइड करेंगे, हाँ ठीक है, ये इस ऑर्डर को हम आगे बढ़ाते हैं, इसको इम्प्लीमेंट वगैरह करते हैं। और अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो जो मिनिस्टर जिन्होंने इसको अप्रूवल दिया था, ये लीगली इस चीज़ के लिए लायबल हो गए। समझ में आया? तो लेट्स से कि किंग ने कुछ गलत ऑर्डर ला लिया और इस मिनिस्टर ने क्या किया, उसको फिर भी पास कर दिया गलत होने के बावजूद, और फिर अगर फ्यूचर में इसके कुछ गलत कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं तो जिस मिनिस्टर ने इसे अप्रूव किया था उनको यहाँ पे उनके ऊपर लीगली इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ही और शी विल बी लीगली लाइबल। समझ में आया? इंडिया में ऐसा कुछ है क्या? इंडिया में कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इंडिया की ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है, प्रेसिडेंट, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने अगर कोई ऑर्डर दिया है तो यहाँ पे काउंटर साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन, यहाँ पे कोर्ट क्वेश्चन नहीं करते हैं कि भाई ये एडवाइस आपने क्या दी है। मिनिस्टर को नहीं बोल सकती कि ये कैसे एडवाइस दे दिया आपने। हमने अभी देखा आर्टिकल नंबर 74 में, याद है ना आपको? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, इसमें गलती नहीं करना है। हमारी यहाँ पे रिवीजन हो गई वैसे। अब देखो कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स देखते हैं। अब हम पहला कैटेगरी क्या है, पहली तो कैटेगरी है कैबिनेट मिनिस्टर्स की। यहाँ पे की पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये हेड करते हैं इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को। कैबिनेट मिनिस्टर अगर कहीं पे भी वर्ड आया, क्या याद रखना है, हेड कर रहे हैं भाई ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। जैसे कि क्या, होम मिनिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स है ना। और इसके बाद ये क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, कैबिनेट मीटिंग्स वगैरह, डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है। दूसरा क्या होता है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, दे कैन बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिल सकता है या फिर ये अटैच हो सकते हैं टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स। अगर ये अटैच हो गए तो ये हैंडल करते हैं स्पेसिफिक या फिर डिपार्टमेंटल वर्क को, पर इनके ऊपर सुपरविजन रहेगी। ओके, सुपरविजन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये यहाँ पे हमने देखे ना, इनकी सुपरविजन यहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे लेट्स से ये अटेंड करेंगे कैबिनेट मीटिंग्स को। अगर यहाँ पे कोई कैबिनेट मीटिंग हो रही है तो ऐसा नहीं है कि इनको ये अलाउड वगैरह नहीं है, ये अटेंड कर सकते हैं। ओके, अगर इनवाइट किया गया तो। इसके बाद क्या होता है, फिर होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। अब ये डेप्यूटी मिनिस्टर का मतलब क्या हुआ, तो ये असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को। हमने ऊपर देखा अभी, तो इनको बस असिस्टेंस देने का काम है इनका, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। और ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है ना, यहाँ पे हमने ऊपर देखा, इनको भी असिस्ट करते हैं। कैसे कैसे असिस्ट करेंगे, लेट्स से कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर पॉलिटिकल या फिर पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ है, इनके ऊपर कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होगा, लेकिन ये याद रखना। और ये कैबिनेट मेंबर भी नहीं होंगे, और ये कोई कैबिनेट मेंबर की कोई मीटिंग होती है तो इसे भी अटेंड वगैरह नहीं करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना। ओके, फिर कुछ अदर कैटेगरीज भी है। अदर कैटेगरीज कैसी, जैसे कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, इनका कोई डिपार्टमेंट नहीं होता खुद का, ये असिस्ट करते हैं सीनियर मिनिस्टर्स वगैरह पार्लियामेंट की ड्यूटीज़ करने में। और ये रेयरली अपॉइंट हुए थे 1967 के बाद। यहाँ पे 1967 के बाद ऐसा कुछ दिखा नहीं है, एक्सेप्ट जब राजीव गांधी का एरा था तब ये होता था। और फिर होते हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। अब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मेनली पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इनको अपॉइंट किया जाता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं होता इनका, प्योरली, हमें पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इनका ये डिस्क्रिप्टिव टाइटल है, मैं ऊपर ही आपको बताया था। ठीक है, फिर इसके बाद ये समझने की ज़रूरत है कि भाई यहाँ पे हायरार्की और पावर्स कैसी काम कर रही है। तो पहले तो हमारे आएंगे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, हेड करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। यहाँ पे नीचे आ गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि है सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी। फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे। कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या करेंगे, फुल पॉलिसी मेकिंग करेंगे, इनके पास क्या होगी, पॉलिसी मेकिंग पावर होगी। फिर आएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ये क्या करेंगे, इनके पास होगा इंडिपेंडेंट चार्ज। क्या होगा, इनके पास है इंडिपेंडेंट चार्ज, एक्सरसाइज करेंगे पावर, लाइक कैबिनेट मिनिस्ट्रीज के मीटिंग्स में वगैरह जाना, ये सब। लेकिन ये कैबिनेट मेंबर्स नहीं है, गलती से ये कन्फ्यूजन नहीं करना, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं है, ये अलग है। इसके बाद
मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटैच करेंगे या फिर अटेंड करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है ये फिर से अटैच करेंगे या फिर वर्क करेंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ असिस्टेंट सीनियर। ये जो भी काम करेंगे इनको सुपरवाइज किया जाएगा। फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हमने देखा जो असिस्ट करेंगे पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ में। ओके, आई होप ये हायरार्की आपको समझ में आ गई, इसमें अभी गलती नहीं करनी है आपको। फिर समझते हैं कि भाई ये रोल ऑफ कैबिनेट क्या है एग्जैक्टली, द रोल ऑफ कैबिनेट इन गवर्नेंस। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। कैबिनेट टॉप मोस्ट बॉडी होती है जो इंडिया के पॉलिटिक या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं इसे लेती है। फाइनल डिसीजन होता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं ये लोग। इसके बाद होते हैं चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटर। अब ये क्या होता है, चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटर मतलब ये कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई फ्रेम कीजिए, नाम में ही लिखा हुआ है, नाम में ही लिखा है, इसे अलग से याद नहीं करना है आपको, यही कीवर्ड है आपका। क्या कर रहे हो आप, फ्रेम कर रहे हो पॉलिसीज को ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पॉलिसी क्रिएशन और इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज, कितना सिंपल हुआ। फिर क्या आते हैं, फिर आते हैं हमारे सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ये क्या करती है, ये एक्सरसाइज करती है रियल एग्जीक्यूटिव पावर को। इसके साथ साथ अच्छा ये किसकी चल रही है बात, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए जाते हैं। फिर होता है एक एडवाइजरी बॉडी फॉर द प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल नंबर 74 के अंडर आएगा, और ये क्या करते हैं, कैबिनेट को एडवाइस करते हैं जो होती है बाइंडिंग। तो प्रेसिडेंशियल एडवाइस आ गई, और ये एडवाइस कैसी है, बाइंडिंग एडवाइस है, और पॉलिसी रिकमेंडेशंस को भी देंगे। कितना सिंपल है, समझ में आ रहा है आपको। ओके, अब देखो, एक तो होते हैं चीफ क्राइसिस मैनेजर। अब ये चीफ क्राइसिस मैनेजर क्या है, ये हैंडल करते हैं इमरजेंसीज को। चीफ क्राइसिस देखो, याद कुछ नहीं करना है कि वर्ड ब्रेक डाउन करो, बस क्या करो, वर्ड ब्रेक डाउन। क्राइसिस बोला है ना, क्राइसिस मतलब कुछ इमरजेंसी आई होगी तभी मैनेजमेंट क्राइसिस आया है, उसको मैनेज करना है, चीफ क्राइसिस मैनेजर। अब क्या हो गया, इमरजेंसी आ गई, या फिर कोई क्रिटिकल डिसीजन लेना है, या फिर कोई रिस्क मैनेजमेंट करना है, तब आ गया। फिर क्या है, कुछ लेजिस्लेटिव एंड फाइनल रोल होते हैं, जैसे कि क्या, लेजिस्लेटिव एंड फाइनल रोल्स मतलब ये कि लेट्स से कोई मेजर लेजिस्लेटिव प्रपोजल या फिर फाइनेंशियल मैटर आया है, तो उसके रिलेटेड कोई डिसीजन ले लीजिए आप। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया जाता है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए। इसके बाद यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी को रिलेटेड चीज़ें होती है, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन या फिर डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज, कोई लेट्स से ट्रीटी वगैरह साइन करनी है, क्या चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ें। फिर आती है अपॉइंटमेंट कंट्रोल, अपॉइंटमेंट की अप्रूवल और पर्सनल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। ओके, ये करता है, ये रोल है हमारे कैबिनेट का इन द गवर्नेंस। कितना इंपॉर्टेंट काम है, समझ में आया आपको। ठीक है, बस एक आप पूरा चार्ट देख लोगे, फ्लो चार्ट देख लोगे तो सारी चीज़ आपको याद हो जाएगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, बाकी के जो टॉपिक्स है आज ही ले ले, क्या ये हम कल ले लेंगे। ओके, चलिए फिर अच्छे से आप लेक्चर को याद कीजिएगा, रिकॉल कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।